1960 के दशक में युद्ध खास आयातकार से भारत विश्व एक शुद्ध खाद्य निर्यातक के रूप में उभरा। कारण 1960 के दशक के बाद भारत को दीर्घकालीन भोजन की कमी के कारण अन्य देशों में आयात और खाद्य सहायता पर निर्भर रहने के लिए मजबूत होना पड़ा। इसके उपरांत भारत में खाद्यान्न का उत्पादन एक निर्यात करने की अपनी क्षमता में काफ़ी प्रगति की गई। WTO की व्यापार सांख्यिकी की समीक्षा 2022 के अनुसार भारत वैश्विक कृषि निर्यात के शीर्ष 10 रैंकिंग में शामिल था। सरकारी नीतियाँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सुविधायुक्त इनपुट, बेहतर खरीद प्रणाली से किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। निजी क्षेत्र की भागीदारी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आदि में निजी भागीदारी से बेहतर पहुंच, बुनियादी ढांचा का विकास, साथ ही व्यापक तथा किसान केंद्र आदि को बढ़ावा मिलना था। वैश्विक मांग लगातार बढ़ते वैश्विक बाजारों से अधिक वैश्विक मांग ने ही भारतीय कृषि की संभावनाओं को बढ़ावा दिया। अनुसंधान और विकास, निवेश के बेहतर प्रौद्योगिकी एवं तरीकों को अपनाने में सहायता मिली। व्यापारिक उदारीकरण, 1990 के दशक के साथ उनके उपरांत व्यापार के उदारीकरण में भी बेहतर निर्यात में योगदान दिया। हरित क्रांति, 1960 के दशक में शुरू, कृषि उत्पादन, बेहतर सिंचाई, बुनियादी ढांचे का बढ़ावा, फसलों का विविधीकरण, सरकार का ध्यान भारत की खाद्य आपूर्ति में विविधता लाने के पर है, जैसे प्रौद्योगिकी की मिशन आदि। हालांकि भारत ने युद्ध खाद्य निर्यात बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन कुछ चुनौतियां बनी हुई है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, सतत कृषि जल प्रबंधन शामिल है। साथ ही यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि निर्यात का लाभ उठान छोटे एवं सीमित किसानों तक पहुंच। इन चुनौतियों से निपटने के वैश्विक खाद्य बाजार में भारत की स्थिति में मजबूत के साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की सुनिश्चित होगी। राज्य एवं प्रदेशों का राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठबंधन 29वीं शताब्दी के माध्यम से निरंतर चल रही प्राकृतिक है। उदाहरण सहित विचार करें। विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्यों की सीमा और क्षेत्रों के परिवर्तन की प्रक्रिया राज्यों कहलाती है, जिसका शुरुआत अंग्रेजी शासन में नई प्रेसिडेंसी के उदाहरण से लेकर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 तक शासनबद्ध रूप में देखी जा सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 राज्यों के पुनर्गठबंधन की अनुमति देता है। पुनर्गठबंधन की इन विकास क्रम को हम निम्नलिखित रूप से
समझ समझ सकते हैं। 1850 से 1947 तक मध्य प्रांत के रूप में नई प्रेसिडेंसी। 1991 के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का गठन। 1905 में बंगाल का विभाजन। 1947 से 2022 तक। 1950 में भारत संघ का भाग ABCD के रूप में वर्गीकृत की राज्य पुनर्गठबंधन योजना। 1953 का गठबंधन। 7वां संशोधन अधिनियम द्वारा संघ के 2 भागों में वर्गीकरण। राज्य केंद्र शासित प्रदेश। 1953 में आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर पुनर्गठित राज्य था। 1961 में गोवा दमन द्वीप में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा। 2036 सागर झारखंड और उत्तराखंड का गठन। 2014 में तेलंगाना का गठन। 2019 के जम्मू कश्मीर का राज्य पुनर्गठबंधन अधिनियम। 2 केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उपरोक्त के अतिरिक्त भी वर्तमान में विवाद बोडोलैंड जैसे राज्यों के की जा रही है। अतः यह कहा जा सकता है कि राज्यों का पुनर्गठबंधन एक नियंत्रण प्रक्रिया थी। भारतीय रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य प्रकाशित मुद्दे एवं सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का अवकलन कीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग 48% भाग पर 556 रियासतें कायम थी, जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भिन्न स्वतंत्र रहने का निर्णय कर लिए। जिन्हें प्रावधानों के रियासतों के एकीकरण के मार्ग में सामान्य उत्पन्न कर दी। भारत में रियासतों के एकीकरण के निम्नलिखित प्रकार की प्रशासनिक व सामाजिक संस्कृति के सामान्य थी। प्रशासनिक व्यवस्था। ब्रिटिश सर्वोच्च की समाप्ति घोषणा। राज्य इसे राज्यों में अपनी स्वतंत्रता के रूप में देखा जा सकता है। राजपूत हैदराबाद की अधिकांश जनता हिंदू क्रांति का शासक मुस्लिम स्वतंत्रता अस्तित्व में घोषित। राजपूत रियासतों को हिंदू बहुमूल्य आबादी का व हिंदू राजा होने पर भी पाकिस्तान की ओर झुकाव। विलय दस्तावेजों के हस्ताक्षर। जूनागढ़ की अधिकांश जनता हिंदू हिंदू राजा मुस्लिम। पाकिस्तान में विलय की इच्छा। प्रचुर प्राकृतिक संसाधन के कारण रियासत कुछ स्वतंत्रता अस्तित्व का मानना देख रही थी। हैदराबाद के विरुद्ध तेलंगाना विद्रोह। कश्मीर की अधिकांश जनता मुस्लिम क्रांति शासन हिंदू स्वतंत्रता अस्तित्व की घोषणा। उपभोक्ता समस्याओं के साथ भारतीय रियासतों के एकीकरण की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई, जिन्होंने रियासतों के समक्ष मुख्य 2 प्रस्ताव रखे। अस्थायी यथास्थिति समझौता। स्टैंड स्टिल। रियासती रक्षा संचालन विदेश मामले भारत सरकार को दे दिए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। भारत में रियासत का विलय कर रियासत के शासन को उस प्रदेश का अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना दिया गया। शासकों के बच्चों के लिए प्रवर्ती मार्ग की व्यवस्था। यद्यपि अधिकांश
हुसैन ने पृथ्वीज पद ग्रहण किया, किंतु जूनागढ़, हैदराबाद व मशीन रियासतों ने ठीक समस्या कर दी थी। अतः में जूनागढ़ को जमानत संग्रह, हैदराबाद की पुलिस कार्रवाई, ऑपरेशन पोल और कश्मीर की विलय पात्र द्वारा भारत की शामिल किया गया। चर्चा करें कि क्या हाल के समय में नए राज्यों का निर्माण भारत की अर्थव्यवस्था के लिए लाभ प्रदान है या नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद में को नए राज्यों का गठन का नामों या सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार, जिसका प्रयोग करते हुए 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का आंध्र प्रदेश राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किया गया, जिसके पश्चात विभिन्न क्षेत्रों में नए राज्यों के गठन की मांग ने जोर पकड़ लिया और छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, उत्तराखंड जैसे राज्यों का निर्माण किया गया। वर्तमान में भी बोडोलैंड, बुंदेलखंड व विदर्भ जैसे नए राज्यों के गठन की मांग की जा रही है, जबकि आलोचकों का मत है कि नए राज्यों का गठन से देश के संसाधनों का अपव्यय होगा और अर्थव्यवस्था को कोई रूप से प्रभावित करेंगे। पूरे रूप से प्रभावित करेंगे। नए राज्यों के गठन का लाभ सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास, बेहतर आंतरिक सुरक्षा के माध्यम से निवेशकों को आकर्षित किया जा सकता है। उदाहरण: उत्तर प्रदेश, प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर दोहन। उदाहरण: छत्तीसगढ़, झारखंड, निर्यातीय संघर्ष एवं क्षेत्रवाद की भावना में कमी। योजनाओं की सही लाभार्थियों तक पहुंच। छत्तीसगढ़ का पीडीएस मॉडल शासन एवं प्रशासन का सुगम संचालन संभव। उदाहरण: हरियाणा। उपयुक्त लाभों के अतिरिक्त नए राज्यों के गठन की अपनी कुछ सीमाएं भी है, जो निम्नलिखित है। नए राज्यों के गठन की सीमा: विवाद समाधान तंत्रों का आध्यात्मिक व्यय, अलग अलग प्रशासनिक भवन का कार्यालय की स्थापना, नदी जमीन जैसे संसाधनों पर विवाद, संसाधनों के बंटवारे की समस्या। अधिकांश नए राज्यों का गठन वोटर बैंक की राजनीति में प्रभावती, नागरिकों के मध्यम कटुता, द्वेष एवं हिंसा की भावना बढ़ाने की आकांक्षा। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि नए राज्यों का गठन एवं सिक्के के दोनों पहलुओं के सामना है, जिसके अपने कुछ लाभ व हानियां हैं। आगे की राह सत्ता के विकेंद्रीकरण के बढ़ावा,
अवध मांगों की जांच के लिए स्पष्ट मानदंड होना चाहिए। सत्ता का संकेंद्रण, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अध्यक्षता, अक्षमता आदि का समाधान। वोट बैंक की राजनीति के विपरीत आर्थिक और सामाजिक व्यापारिक को व्यवहार्यता को प्रधानता दी जानी चाहिए। क्या भाषाई राज्यों के गठन के भारतीय एकता के उद्देश्य को मजबूती प्रदान की जाती है। आज़ादी के बाद भारत में भाषाई के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की तीव्र मांग को देखते हुए सरकार ने एक के आधार योजना तथा जेवीपी समिति का गठन किया। इन समितियों ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हुए व्यापार आंदोलन के कारण 1953 में पहले भाषाई की राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का निर्माण किया। इसके पश्चात राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा राज्य भाषाई आधार पर 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया, जिसमें से निम्नलिखित रूप से राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा दिया। भारतीय एकता को बढ़ाने वाले संपूर्ण भारतीयों के बीच संचार की सुविधाएं, क्षेत्रीय अक्षांशों को पूरा किया, क्षेत्रीय भाषा को भी महत्व दिया, संघीय ढांचा को प्रभावित किए, विभिन्न क्षेत्र एवं राज्यों को संबंधित परिवर्तन बना रहे। मातृभाषा ने सरकार के संपूर्ण स्थानीय कर्तव्य तथा प्रशासनिक कार्यों का पुनः करने के सामूहिक प्रदान की। त्रिभाषा सिद्धांत ने हिंदी व अंग्रेजी के प्रदान का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण भूमिका, जनता की भावनाओं का मान रखा गया। वर्तमान में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग कमजोर पड़ती गई तथा राज्य स्तर पर प्रशासनिक शिथिलता एवं आर्थिक विषमता ने ले लिया, जिसके तहत झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड तथा तेलंगाना जैसे राज्यों का गठन किया गया, किंतु अभी भी विभिन्न राज्यों के बीच सीमा विवाद तथा नदी जल बंटवारे जैसे प्रशासन अनसुलझे हुए हैं।